सर्वेइंग का मतलब क्या है कि हम लोग जो है सर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एग्जैक्टली हम लोग जो है कहीं ना कहीं डिफाइन करना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। बट जब भी हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं तो मुझे एक रेफरेंस चाहिए होता है। इसका मतलब हम लोग रिलेटिव चीज़ों को या रिलेटिव पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, चाहे सरफेस के ऊपर चाहे हर सरफेस के नीचे। मेन मोटिव हमारा सर्वेइंग का क्या है कि सर हम लोग यहाँ पे मैप बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर एरिया का डिटेल नॉलेज हमारे पास हो। उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी डिफरेंट फीचर्स हैं वो सारे मुझे पता हों एक मैप को देखने से। ठीक, तो कहीं ना कहीं सर्वेइंग के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग रिलेटिव पॉइंट्स और चीज़ों को एग्जैक्ट लोकेशन उसका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मोटिव है हमारा मैप बनाना या प्लान बनाना। सर्वे करने के दो तरीके हैं, एक है प्लेन सर्वेइंग, एक है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग हम लोग करते हैं जब हम लोग छोटे लेवल पे सर्वे कर रहे हैं, डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर का फील आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया जाता है। हम जानते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है, ओब्लेट स्फेरल, जिसको जियोइड कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है इन दैट केस आपको कुछ कर्वेचर देखने को मिलता है, उसके इफेक्ट को यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जब हम लोग स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्मॉल डिस्टेंस में आपको कर्वेचर फील नहीं होता है। दूसरा, जब हम जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं, जब एरिया आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सर्वे करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर से ज़्यादा, 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया, बड़ा एरिया अगर आपको सर्वे करना है तो आपको जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा। इन दैट केस द सरफेस ऑफ अर्थ की वजह से जो कर्वेचर आपको फील होता है, तो कर्वेचर को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जब कर्वेचर को कंसिडर करते हैं या कर्वेचर का इफेक्ट आपके सर्विंग में आता है, तो वहां से जो रीडिंग आप लोग ले रहे हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब हम लोग जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेके आने हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ प्रिसीजन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग लेकर चलते हैं। फर्दर हमने यही सारी बातें लिखी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम प्लेन सर्वे कर रहे हैं, प्लेन सर्वे का मतलब काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस का सर्वे हम लोग कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर हम लोग अगर हम लोग प्लम लाइन, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम लोग प्लम बॉब को इस तरीके से अगर हम लोग रखते हैं और यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन निकलती है उसको हम लोग प्लम लाइन बोलते हैं, तो ये दो प्लम लाइन जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पूरा पैरेलल चलेगा इन केस ऑफ प्लेन सर्वे। दूसरा, अगर हम बात करें तो जियोडेटिक सर्वे के केस में, अगर ऑब्वियसली बात, जियोडेटिक सर्वे का मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ विल बी कंसिडर्ड, तो अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मैं प्लम बॉब को यहाँ पे यूज़ करूँ और प्लम बॉब के थ्रू निकलने वाली जो लाइन है, दैट इज योर प्लम लाइन, वो हमेशा कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, वो हमेशा अर्थ के सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगी, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वेरी हाई एक्यूरेसी यू हैव टू मेंटेन, उसके लिए हाई प्रिसाइज आपके इंस्ट्रूमेंट आपके होने चाहिए। ठीक, क्योंकि कर्वेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा, कुछ बातें हमने ध्यान रखी है, जैसे जनरली जो हम जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो ये आप लोग 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर आपका एरिया हो जाता है तो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर जियोडेटिक सर्वे। दूसरी बात हमारे को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम लोग प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लो 12 किलोमीटर का लेंथ है, इसको हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं, मतलब हमने यहाँ पे कर्वेचर के इफेक्ट को नहीं लिया, कंसिडर नहीं किया है। बट इसी डिस्टेंस में अगर मैं जियोडेटिक सर्वे करता हूँ, कर्वेचर का इफेक्ट लेकर आता हूँ, तो 1 सेंटीमीटर का फर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसके बेसिस पे एक सवाल भी बनता है, जैसे आपको बोल देगा कि 12 किलोमीटर के बाद अगर 1 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है तो डिफरेंट अलग अलग आपको दे सकता है, बोलेगा कि 24 किलोमीटर का कितने का फर्क आएगा, ऑब्वियसली बात है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपको एक रेफरेंस आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी ट्राइंगल जिसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, कोई भी ट्राइंगल जिसका एरिया कितना है 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, उसके जो इंटरनल एंगल होगा उसमें हमेशा कितने का फर्क आएगा, 1 सेकंड का फर्क आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनल एंगल ऑफ द ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? सुनो, बट जैसे ही आपका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा तो एक किसका फर्क आएगा, 1 सेकंड का फर्क आता है। ठीक है, वो किसकी वजह से आता है, वो कर्वेचर की वजह से आता है। बात क्लियर है? ये सुनो नाउ, आगे अगर हम बात करें तो सर्वे को हमने क्लासिफाई करना शुरू किया था। क्लासिफिकेशन का मतलब ऑब्वियसली बात है, सर्वे को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द पर्पस। पर्पस मतलब आप लोग क्यों सर्वे करना चाह रहे हैं, किस वजह से सर्वे करना चाह रहे हैं।
पहला पर्पज है हमारा टोपोग्राफी, उस एरिया के टोपोग्राफी के बारे में जानकारी चाहिए। टोपोग्राफी का मतलब ऑब्वियस सी बात है, जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, जितने भी आर्टिफिशियल फीचर्स हैं, सबके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए। दैट इज कॉल्ड योर टोपोग्राफिक सर्वे। उसको हम लोग टोपोग्राफिक मैप भी बोल सकते हैं, कि उस टोपोग्राफिक सर्वे के हेल्प से हम लोग टोपोग्राफिक मैप बनाएंगे। दूसरा जो हमारे पास टाइप ऑफ सर्वे है, दैट इज योर कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज को मार्क करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कैडेस्ट्रल सर्वे, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर्टी को मार्क करते हैं, फेंसिंग वेंसिंग वगैरह करेंगे हम लोग। इसके अलावा सिटी सर्वे, सिटी सर्वे की जब हम बात करते हैं तो ये सिटीज़ का सर्वे होता है, जहाँ पे हम लोग सिटी में डिफरेंट जो भी आप लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो रोड हो, रेलवे लाइन हो, सीवर्स हो, पाइप्स हो, जो भी हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग सिटी में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम लोग सिटी सर्वे में शो करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर हम लोग अंडर वाटर जो भी फीचर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिक का मतलब ऑब्वियसली बात है, जितनी भी हेवनली बॉडीज है उनके हेल्प से हम लोग अर्थ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग लोकेट कर पाते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। ठीक, उसके बाद बात आता है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम लोग सर्वे को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम लोग अलग अलग सर्वे को यूज़ करते हैं तो अलग अलग सर्वे को करते हैं तो अलग अलग सर्वे में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सर्वे करने के लिए हम लोग चेन का यूज़ करते हैं, तो अगर आप लोग चेन और टेप का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर चेन सर्वे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेन सर्वे। चेन सर्वे जनरली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है रिलेटिवली काफ़ी कम होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एरर्स देखने को मिलता है। हो सकता है कि चेन को आप लोग ज़्यादा तेज़ी से खींच लो, ज़्यादा स्ट्रेच कर लो, हो सकता है चेन को आप लोग सैग कर लो ज़्यादा तेज़ी से ना, कुछ जिसकी वजह से एरर आपकी रीडिंग्स में देखने को मिलती है। दूसरा, यहाँ पे श्रिंक होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, चेन और टेप जो है टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे श्रिंकेज विंकेज भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक। इसके अलावा दूसरा आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग सर्वे के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज योर कंपास। तो कंपास के द्वारा किए जाने वाला सर्वे आपका कंपास सर्वे। चेन सर्वे में हम लोग जो है लीनियर मेजरमेंट को करते हैं, लीनियर मेजरमेंट लाइक लेंथ हम लोग मेजर करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा, अगर हम कंपास सर्वे की बात करें तो कंपास से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग मेजर करते हैं। दो टाइप के कंपास होते हैं, एक होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता है आपका सर्वेयर कंपास। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बेस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं तो यही आपका रहने वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही आपका पर्टिकुलर यूनिट रहेगा। जैसे पहले यूनिट में हम लोग चेन सर्वे को डिस्कस करेंगे, उस कंपास सर्वे आएगा, इसका लेवलिंग आएगा, इस तरीके से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ अगला अगर पास है आपके पास लेवलिंग। लेवलिंग की अगर हम बात करें तो लेवलिंग का मतलब होता है कि एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एलिवेशन को फाइंड आउट करना, कितने हाइट पे है आपके पास। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे फ्लोर है और अगर मेरे को रूफ है, इसका मेरे को हाइट पता करना है, तो दैट इज योर लेवलिंग। तो लेवलिंग से हम लोग जो है एलिवेशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। इसके अलावा प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे की अगर हम बात करें तो ये आपका उस टाइप का सर्वे है जहाँ पे प्लॉटिंग और साथ के साथ सर्वे दोनों भी आपका साथ में होता है। रीडिंग और प्लॉटिंग दोनों हम लोग एक साथ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक टेबल रहता है ट्राइपॉड के ऊपर, और फर्दर यहाँ पे आपके पास एक क्या ये ट्रफ कंपास है। ट्रफ कंपास के अलावा स्पिरिट लेवल है। फर्दर हम लोग जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर रीडिंग वीडिंग लेते हैं, और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि उस एरिया का जो मैप है हम लोग साथ साथ में बनाते चलते हैं। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रीडिंग एंड प्लॉटिंग दोनों हम लोग साइमल्टेनियसली एक साथ हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? प्लेन टेबल सर्वे। इसके अलावा थियोडोलाइट, थियोडोलाइट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल्स हम लोग मेजर करते हैं। जितने भी हमारे पास लेटेस्ट जो भी हमारे टोटल स्टेशन वगैरह जो भी हमारे यहाँ पे डेवलप हुए हैं, वो कहीं ना कहीं थियोडोलाइट के बेसिस पे ही डेवलप हुए हैं। बेसिक जो आपके पास है थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में जो है काफ़ी ज़्यादा थियोडोलाइट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो इसके जो ये जो स्क्रूज वगैरह हैं, या इसके जो डिफरेंट प्लेट्स अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं थियोडोलाइट को, ये सारा आपके लिए एक सवाल बन जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका ये थियोडोलाइट का रहता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको भी आगे जाके। टेक्यूमेट्रिक सर्वे की अगर हम बात करें तो टेक्यूमेट्री एक तरीके से थियोडोलाइट की तरह ही होता है, बट यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे ऑप्टिक्स के जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे एंगल्स के साथ साथ हम लोग क्या मेजर करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ जिसके ऊपर आपने रीडिंग लिया है, इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो भी मेजर कर पाते हैं। क्योंकि थियोडोलाइट में लिमिटेशन थी, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मेजर कर पा रहे थे, सिर्फ आपको एंगल मिलता था। ठीक है जी। नाउ
इसके अलावा फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक नाम में ही समझ में आ रहा है, फोटो ले रहे हैं, फोटो लेके हम लोग सर्वे करेंगे। कैसी जगह पे सर्वे करेंगे? जहाँ पे आप लोग फिजिकली जाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे आप लोग फोटो लेके आप लोग सर्वे करते हो, दैट इज कॉल्ड फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग एरोप्लेन्स के नीचे कैमराज इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो कैमरा जो है उस पर्टिकुलर एरिया की पिक्चर को कैप्चर करती है। और फर्दर ऑब्वियस सी बात है, उस पिक्चर में कहीं ना कहीं उस एरिया का डिटेलिंग होगा, उसके बारे में डिटेल जानकारी होगी, तो वो आपका फोटोग्रामेट्रिक सर्वे हो गया। कहीं ना कहीं ये एक रिमोट सेंसिंग का ही एक टाइप है, जहाँ पे आप लोग फिजिकली जाए बगैर ही उस एरिया का डिटेल्स गैदर कर रहे हो। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से आप लोग जो है सर्वे करना चाह रहे हैं। पहला इंजीनियरिंग सर्वे, सर हम लोग इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइक हम लोग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी हम लोग काम है वो हम लोग करना चाह रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में काम आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को सीवर की पाइपलाइन बिछाने हैं, आपको रेलवे लाइन आपको बिछाना है, आपको हाईवेज बनाना है, आपको बिल्डिंग बनाना है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको एक सोसाइटी बनाना है ना, तो ये सारे जो काम है ये सारे आपके इंजीनियरिंग वर्क्स में आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सर्वे हम लोग करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का एक डाटा हमारे को कलेक्ट करना है, ताकि वहाँ पे एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे मैं बिल्ड कर पाऊँ, दैट इज कॉल्ड योर इंजीनियरिंग सर्वे। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइन सर्वे, माइन सर्वे का मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनिंग करना टू गेट द मिनरल्स। अगर हमारे को मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग माइनिंग सर्वे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर साइट पे अगर आपको गोल्ड के ट्रेसेस मिल रहे हैं, तो गोल्ड को फाइंड आउट करने के लिए गोल्ड यहाँ पे कितने अमाउंट में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड योर माइनिंग सर्वे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री सर्वे की अगर हम बात करें तो ये मिलिट्री करती है, ऑब्वियस सी बात है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये उस टाइप की सर्वे होती है जहाँ पे जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क किया जाता है, और फर्दर इन्हीं के बेसिस पे कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव एरियाज है उनको मार्क करके मिलिट्री जो है अपनी अपॉइंटमेंट्स करती है, चाहे वो बेस कैंप बनाना हो, चाहे वो अपने बंकर्स वंकर्स वगैरह बनाने हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर मिलिट्री सर्वे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग जो है अर्थ के क्रस्ट की बात कर रहे हैं, कि अर्थ के क्रस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी हम लोग गैदर करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर जियोलॉजिकल सर्वे। नाउ तो यहाँ तक की बातें हमारी हो गई थी लास्ट क्लास में, ये सुनो, तो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। नाउ इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सर सर्वे हमारे को करना है, तो सर्वे करने के लिए हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होने चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है सर, बेसिक प्रिंसिपल का मतलब है वो सिद्धांत जिनको अगर मैं फॉलो करूं कि मेरा सर्वे बेस्ट हो जाए, मतलब मेरा जो सर्वे है वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स वहां से आने लग जाए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो लगभग आपके पास 5 प्रिंसिपल्स है। अगर आप उन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, ध्यान सुनो एक बार, अगर आप लोग उस 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, आपका जो सर्वे होगा वो बेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो सर्विंग का जो पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है, देखो यार क्या है कि देखो किसी भी मैप को या किसी भी एरिया को लोकेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्या, एक तो अंदर से बाहर की तरफ जाओ, एक जो है पहले बाहर की बाउंड्री मार्क करो फिर अंदर की तरफ आओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वर्किंग फ्रॉम क्या बोल रहा है, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या है, पहले आप क्या करो, अपनी बाउंड्री को स्टैब्लिश कर दो। मतलब पहले हम लोग जो है अपना दायरा स्टैब्लिश करेंगे और फिर अंदर की तरफ आएंगे, फिर सर्वे करते जाएंगे। ठीक है, एक तो यहां से क्या होगा, पहली चीज तो यहां से ये होगी कि डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ाई बाउंड्री के लिए ही है। सही बात है कि नहीं है ना, हर घर की बात है ये, हर गांव की बात है। किसी दूसरे के खेत में 1 फुट आगे जाके दीवार लगा दो जरा, सही बात है कि नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो इसीलिए क्या करो, सबसे पहले बाउंड्री मार्क करो, फिर उसके बाद अंदर की तरफ आओ, फिर सर्वे करो। तो दैट इज कॉल्ड योर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो दिक्कत क्या है, अब ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी से आपको जो है रियल वैल्यू नहीं मिलती है, ट्रू वैल्यू नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ एरर अलग अलग कंडीशंस में आपको देखने को मिल जाएगी। अब जब हम लोग एरर्स के बारे में बात करते हैं
तो जैसे ही आप लोग रीडिंग लेते जाओगे वो एरर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, देखो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने होल टू पार्ट नहीं किया, मैं पार्ट टू होल कर रहा हूं, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा हूं, मैंने अंदर वाला सर्वे किया, मान लो अंदर वाले सर्वे में कुछ एरर आ गया, +2 का एरर आ गया, मतलब +2 यूनिट मैंने ज्यादा मेजर कर दिया, +2 यूनिट एरिया भी हो सकता है, +2 यूनिट लेंथ भी हो सकता है, वट एवर इज द। बाहर आया तो बाहर मैंने +1 का एरर कर दिया, कितना हो गया टोटल एरर, +3 का। वैसे वैसे बाहर आ गया तो ऑब्वियस ही बात है आपकी बाउंड्री यहां तक थी, एरर्स की वजह से आप कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। सही बात है कि नहीं, क्या होगा, युद्ध। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं अब युद्ध तो होगा, वो अलग बात है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ ये कि आपके मैप में जो एरर है वो रिफ्लेक्ट होने लग गया, आपके मैप में जो एरर है वो क्या होने लग गया, रिफ्लेक्ट होने लग गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर हम होल टू पार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग बाउंड्रीज को मार्क करते हैं और फिर अंदर की तरफ आते हैं, आपका जो एरर है वो कहीं ना कहीं आपके मैप में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपका एरर जो है मैप में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। गलतियां अगर घर के अंदर रह जाए तो ठीक है ना, सही बात है कि नहीं है, घर के बाहर जाए तो फिर तो शिवशा होना ही है। सही बात है कि नहीं है, वही बात हो रही है एक हिसाब से, है ना, जनरल वैसे समझो इसको, ऐसे परेशान मत हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब अगर गलतियां अगर बाहर जाएंगी तो उसके चर्चे तो बनेंगे ही, और घर के अंदर बात रही तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो क्या रहेगा, राज राज ही रह जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग जो है, सबसे पहला जो सर्विंग है ये क्या है हमारा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले अपना दायरा सेलेक्ट कर लो, मतलब सबसे पहले अपनी बाउंड्री मार्क कर लो। देखो बाउंड्री मार्क करने में सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको अलर्ट रहना है। क्यों, क्योंकि बाउंड्री सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, तो इसीलिए जब भी हम लोग बाउंड्री मार्क कर रहे हैं उस टाइम आपको बहुत ही ज्यादा हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना है। किसको यूज करना है सर, बहुत ही ज्यादा हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना है। क्लियर है बात। वंस द बाउंड्री स्टैब्लिश्ड, जैसे ही आपका कंट्रोल पॉइंट्स या मेजर आपके स्टेशन मार्क हो गए, उसके बाद बेशक जब आप लोग माइनर डिटेलिंग जब आप लोग ले रहे हो उस टाइम आप लोग थोड़े से कम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो, चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर सिलेक्टेड एंड मेजर्ड विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन। तो सबसे पहले हम लोग मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उसको काफी हायर प्रिसिशन से हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो स्मॉलर है उसको हम लोग जो है लेस डिग्री ऑफ प्रिसिशन के साथ मेजर कर सकते हैं। बाकी की अगर हम और स्टेशन की बात करें तो लेस प्रिसिशन के साथ। तो इन दिस वे होता क्या है कि एरर जो होगा इन माइनर डिटेल्स मे नॉट बी रिफ्लेक्टेड, तो माइनर डिटेल्स में अब जो एरर है वो रिफ्लेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे पास हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन वाला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ गया था जिससे हमने मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को सिलेक्ट कर दिया, सर पूरा सर्वे हम लोग इससे क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने बोला कि सर बाकी अंदर के लिए काम करो कि थोड़ा सा हल्का आप लोग जो है इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, पूरा हम लोग हाई प्रिसाइज से क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग सर्वे करते हैं आगे जाके और प्रिंसिपल्स भी आएंगे जिनको देख के जिनको आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट मेजर कर रहे हैं और बजट निकल गया सर्वे में ही खत्म हो गया बजट पूरा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बजट पूरा सर्वे में ही खत्म हो गया, बनाना था बिल्डिंग पूरा बजट सर्वे में ही लगा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे को ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोध करें, हाँ आप लोग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बजट आपके पास इन्फिनाइट है तो आप लोग सब हाई प्रिसाइज वाला यूज कर दो। क्लियर है बात, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि जो सेकंड प्रिंसिपल है, पहला हमारा प्रिंसिपल क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज योर फर्स्ट। सेकंड क्या है आपके पास, लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। किसी एक रेफरेंस पॉइंट से हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है, अब किस तरीके से लोकेट करना है देखो जरा, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। जैसे अगर हम बात करें तो ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर हमारा क्या है, ये पॉइंट आर हमारा वो पॉइंट है जिसको हमारे को क्या करना है, लोकेट करना है, जिसके पोजीशन को, जिसके लोकेशन को हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं। ये पॉइंट आर है कहां पे, ये पॉइंट आर है कहां पे, देखो जरा, पॉइंट आर को मेजर करने का तरीका क्या है, मैं दो पॉइंट सेलेक्ट कर दूं, पॉइंट क्यू और पॉइंट पी, ये दो पॉइंट सेलेक्ट कर दूं। ठीक,
और इन दोनों पॉइंट से मैं क्या करूं, सीधा चेन और टेप ले जाऊं, चेन और टेप ले जाऊं, यहां से L1 मेजर हो गया, यहां से L2 मेजर हो गया। एक तरीका ये है हमारा, बोले रहे सुनो। तो ये हमारा चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट। तो हमारा जो 2 रेफरेंस पॉइंट है उससे सीधा हम लोग डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आप कहाँ पे बैठे हो, आपका लोकेशन मेरे को बताना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने बोला कि एक पॉइंट मैं हूं, दूसरा पॉइंट वो दरवाजा है, वहां से आपकी लोकेशन क्या है। तो पहला तरीका क्या है, मैं सीधा यहां से वहां तक चेन टेप लगा लूं, ये डिस्टेंस मेजर कर दिया। दूसरा मैंने वहां से मेजर कर दिया डिस्टेंस। अब मैं क्या बोलूंगा कि अतुल कहाँ पे बैठा है, मेरे से कितने डिस्टेंस पे, मेरे से मान लो x डिस्टेंस पे, x मीटर पे, मान लो मेरे से 10 मीटर पे, 5 मीटर पे। तो 5 मीटर से मेरे से पॉइंट बी हो गया मैं, तो पॉइंट बी से 5 मीटर डिस्टेंस पे आपका कौन बैठा होगा, अतुल बैठा होगा। नहीं, अब भी समझ में नहीं आया। एक काम करो, दरवाजे से 7 मीटर पे चले जाओ, एक काम करो, दरवाजे से 7 मीटर पे चले जाओ, मिल जाएगा अतुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत यह है कि 7 मीटर किधर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 मीटर किधर, 7 मीटर सीधे एंगल पे, ये सब नहीं बताया ना हमने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट यहाँ पे ये तरीका है, बात क्लियर है कि नहीं है? अब धीरे धीरे आगे बात करते हैं। अब एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है कि एक काम करते हैं कि हम ये बोलेंगे कि एक काम करो, ए से लेके बी पॉइंट है, एक काम करना, बी पॉइंट से 5 कदम आगे जाओ। 5 कदम आगे जाओगे, जब परपेंडिकुलर में देखोगे, बिल्कुल राइट साइड आप मुड़ोगे, आपको दिख जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑफसेट मेथड। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑफसेट मेथड। ठीक, तो ऑफसेट मेथड को यूज करके भी हम लोग 2 पॉइंट के रेफरेंस की वजह से हम लोग तीसरे पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि हम लोग एंगल मेजर कर लें। तीसरा तरीका क्या है, हम लोग जो है एंगल मेजर कर लें। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा तरीका क्या है, हम लोग एंगल मेजर कर लेते हैं। ठीक, तीसरा तरीका क्या है हमारा, एंगल मेजर कर लें। अब एंगल मेजर करने का तरीका की अगर हम बात करें, तीसरा तरीका क्या है हमारा, हम लोग एंगल मेजर कर लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, तीसरा तरीका क्या है कि ये जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है, P पॉइंट और Q पॉइंट से हम लोग एंगल मेजर कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एंगल बता दिया, P से इतने एंगल पे और Q से इतने एंगल पे एंगल मेजर कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपास। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपास सर्वे। कंपास सर्वे से क्या कर रहे हैं हम लोग? एंगल को मेजर कर रहे हैं। अब एक और तरीका क्या है, एक तरीका ये भी है आपके पास, एंगल भी मेजर कर दिया और लेंथ भी मेजर कर दिया। एंगल भी मेजर कर दिया और लेंथ भी मेजर कर दिया। जब एंगल और लेंथ दोनों हम लोग मेजर करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रैवर्सिंग। एंगल और लेंथ दोनों जो हम लोग मेजर करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रैवर्सिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट। तो 2 रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है? एक तो हम लोग चेन सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग लेंथ बताओगे। दूसरा आपका ऑफसेट मेथड, किसी एक पॉइंट से आपको कुछ डिस्टेंस पे चल के उसके परपेंडिकुलर में आपको जो है वो ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है। दूसरा तरीका, अगला तरीका क्या है, आप लोग एंगल मेजर करो और एंगल के साथ साथ लेंथ भी मेजर करो, इसी को हम लोग ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंगल बता रहे हो, इसी को हम लोग कंपास सर्वे बोलते हैं। तो ये हमारे बेसिक 4 तरीके हैं किसी भी एक पॉइंट को डिफाइन करने के विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट। ये 4 तरीके हैं। दूसरा आपका प्रिंसिपल ये रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? दूसरा प्रिंसिपल क्या रहा आपका? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट। ये 2 आपके रेफरेंस पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, इसके लोकेशन को मुझे बताना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोले अरे सुनो, ठीक है। बाकी इसका कॉम्बिनेशन लास्ट में क्या बोल रहा है, एंगल मेजर कर लिया और फर्दर दूसरे तरीके से, दूसरे साइड से मैंने लेंथ मेजर कर दिया। बस मेरे नहीं यार, ये एक और तरीका है, ये ट्रैवर्सिंग ऑफ अ माइनर यूटिलिटी। कोई किसी भी माइनर, अगर हम इंपॉर्टेंट जगह की बात करें तो उसको हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, बेसिक ये 4 हैं, बेसिक ये 4 हैं शुरू के। ठीक, तो किसी एक पॉइंट को अगर मैं लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट, या तो लोग चेन सर्वे परफॉर्म करो, या तो लोग ऑफसेट से, या ट्रैवर्सिंग, या कंपास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक की बातें क्लियर है? चलिए अगला प्रिंसिपल, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी एडुकेट प्रिसीजन
फॉर चेक टू एंश्योर द एक्यूरेसी। क्या है भाई मतलब इसका? ऑब्वियस बात है, जब भी आप सर्वे कर रहे हो, सर्वे के टाइम पे आपके पास पर्टिकुलरली उस मेजरमेंट को, मेजरमेंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, देयर विल बी सम एरर, है ना, देयर विल बी सम एरर। तो कहीं ना कहीं एरर होगा, तो ऑब्वियस बात है उसको उसको आइडेंटिफाई करने की भी तो जरूरत है, ठीक है ना। तो अगला आपके पास क्या है कि एक्यूरेसी को इंश्योर आपको करना पड़ेगा कि कितना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आप लोग मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक। अगला, चूज ऑफ मेथड ऑफ सर्वे। अगला क्या है कि जिस सर्वे के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जिस सर्वे के लिए जो इंस्ट्रूमेंट सुटेबल है वही इंस्ट्रूमेंट करना है आपको यूज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं कि आपको जो है वहां पे चेन और टेप से काम चल रहा था, लेके आ गए आप लोग थियोडोलाइट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगला क्या है, रिकॉर्ड द फील्ड डाटा केयरफुली। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? ऊपर के सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से किया, मतलब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट किया, पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपने उन चारों मेथड में से किसी मेथड को भी अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद आपने एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपने जो है एक मेथड भी आपने डिफाइन कर रखा है, वो मेथड आपके पास है जहां से आप लोग एक्यूरेसी को चेक कर रहे हो, बार बार हर रीडिंग के बाद आप लोग को चेक करने का एक ऑब्जर्वेशन को आप लोग चेक कर पा रहे हो। अगला क्या है, आपने मेथड भी बहुत सूटेबल आपने यूज किया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां पे भी जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, जो इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वही इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज कर रहे हो। बट दिक्कत क्या होगी, दिक्कत क्या होगी, जब आप लोग रिकॉर्ड लिख रहे हो, जब लोग डाटा लिख रहे हो, वो गलत हो गया। जैसे आपने रीडिंग बोला 5.14, सामने लिख लिया 5.40, 14 बोला था उसने, आपने 40 लिख लिया, फर्क आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं लास्ट में दिक्कत आ जाएगी। अगर ये सारा चीज नहीं करोगे तो दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स होती हैं उनको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से आपको मेजर करना है। बाकी जो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स हैं उसको बेसिकली अगर हम बात करें तो आर मेजर्ड विद हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन। तो उसको जो है उल्टा नहीं हो गया है, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स मेजर विद हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन एंड माइनर कंट्रोल पॉइंट्स विद लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन। तो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स को जो है हम लोग लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों, ये आपके कुछ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग्स है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपका जो सर्वे आप लोग करोगे वो आपका काफी ज्यादा एक्यूरेट रहने वाला है। क्लियर है बात? ये बेसिक प्रिंसिपल है, हर बार सवाल आता है इससे। एसजी1 में फिलहाल सवाल था लास्ट ईयर, लास्ट जो आपका एग्जाम था उसमें। क्लियर है बात? बोले यार सुनो। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है? चलिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में। तो लीनियर मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले बात आती है आपकी स्केल्स के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, हमने बात किया था कि जब भी हम लोग सर्वे के बारे में बात करते हैं, तो सर्वे के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो मोटिव होता है, मोटिव क्या होता है, हमारा मोटिव होता है मैप बनाना या प्लान बनाना। जब भी हम लोग मैप या प्लान की बात करते हैं तो मैप या प्लान का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मैप या प्लान? मैप का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ग्राउंड का, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का एक कंप्लीट डिटेल आपको एक पेपर पे देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड मैप। ऑब्वियस ही बात है, अब मैं अगर ये पूरे एरिया के इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फीचर्स या कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है उसको अगर मैं पॉइंट करना चाहूँगा, उसके एग्जैक्ट लोकेशन को बताना चाहूँगा, किसी पेपर पे मेरे को बनाना है, तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि या तो मुझे इतना बड़ा पेपर चाहिए, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा, कहीं ना कहीं मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेवलप करूँ, एक तरीका यहाँ पे डेवलप करूँ जिससे मैं मैप को देख के ये फाइंड आउट कर पाऊँ कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फील्ड पे कहाँ पर है। अब ये सारी चीजें होती हैं बाय द यूज ऑफ स्केल्स। ये सारी हम लोग ये सारी चीजें होती हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्केल। स्केल आपका वो तरीका है जिसके हेल्प से आप लोग कहीं ना कहीं जो एक पूरा कंट्री है, पूरा एरिया है, पूरा वर्ल्ड है, उसके एग्जैक्ट पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर शीट पे, किसी एक पर्टिकुलर पेपर पे, क्योंकि पेपर का डायमेंशन तो डेफिनेट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेपर का जो डायमेंशन है वो तो फिक्स है, सही बात है। ऑब्वियस बात है, उस फिक्स डायमेंशन के अंदर मेरे को एक बड़े एरिया को प्लॉट करना है। अब वो कैसे किया जाए, वो किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्केल इज द टेक्निक थ्रू विच ग्राउंड डिस्टेंसेज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर। जो ग्राउंड की डिस्टेंस है उसको हम लोग पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्केल। अब फर्दर अगर हम बात करें तो देखो यार, फर्दर अगर हम बात करें तो और भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली जब हम बात करते हैं स्केल की, तो स्केल का मतलब होता है मैप डिस्टेंस टू दी ग्राउंड डिस्टेंस। कहने का मतलब कि सर मान लो मैप पे ये दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो मैप पे जब हम इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेंटीमीटर या एमएम में आएगा, सही बात है कि नहीं है। बट जब हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे, ये डिस्टेंस हो सकता है किलोमीटर्स में हो या मीटर्स में हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल। तो स्केल इज द डिस्टेंस, स्केल इज वर्ड, स्केल हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। मैप पे इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, और जब आप लोग ग्राउंड पे गए उस टाइम पे आपको ये डिस्टेंस कितना देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्केल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी हम लोग किसी भी मैप को प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले उसके स्केल्स को हम लोग लिख लेते हैं कि किस स्केल में आपका मैप बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका मैप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पूरे हिमाचल का मैप है, पूरे इंडिया का मैप है, पूरे वर्ल्ड का मैप है, सही बात है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि हिमाचल में दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हमीरपुर से लेके आप कुल्लू तक का डिस्टेंस अगर मैप पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे एक फुट्टा लेके आऊँ तो मेरे को डिस्टेंस मिलेगा, जो डिस्टेंस मिलेगा वो सेंटीमीटर में मिलेगा, सही बात है कि नहीं है। बट जब हम लोग ग्राउंड पे रियलिटी पे आएंगे तो डिस्टेंस तो किलोमीटर्स का है, सही बात है कि नहीं है। तो अब इस किलोमीटर को हमने जो सेंटीमीटर्स में उसमें कैसे कन्वर्ट किया, बाय द हेल्प ऑफ द मैप, बाय द हेल्प ऑफ द स्केल्स। क्लियर है बात। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जब हम लोग स्केल के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग स्केल के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप की स्केल होती है, एक होती है लार्ज स्केल, एक होती है स्मॉल स्केल। अब लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल का मतलब होता है मैप डिस्टेंस टू दी ग्राउंड डिस्टेंस। मैंने बोला कि सर एक स्केल मैंने ऐसे बनाया है कि जो एक यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल एक जो यूनिट है, एक यूनिट कुछ भी हो सकता है, एक यूनिट आपके जो मैप का है, या आप बोल सकते हैं कि एक सेंटीमीटर जो मैप पे है वो 500 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे जिन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 500 मीटर है उसको मैं मैप पे कितने डिस्टेंस में दिखा रहा हूं, 1 सेंटीमीटर में दिखा रहा हूं। तो ये हमारा क्या है, एक स्केल है। दूसरा मेरा स्केल क्या है कि मैं बोल रहा हूं कि सर ये जो 1 सेंटीमीटर है मैप पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 10,000 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि S1 और S2 में से कौन सा स्केल बड़ा है, S1 और S2 में से कौन सा स्केल बड़ा है, ऑब्वियस ही बात है S1 स्केल इज ग्रेटर। ऑब्वियस ही बात है ये जो ग्रेटर स्केल है, ये जो ग्रेटर स्केल है ये स्मॉल स्केल है, ये आपका क्या है, लार्ज स्केल। कौन सा स्केल है ये आपका, लार्ज स्केल। ये क्या है आपका, स्मॉल स्केल। ये क्या है आपका, स्मॉल स्केल। अब देखो ध्यान से सुनो, जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो ये हम यूज करते हैं किसके लिए, प्लान के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, प्लान को बनाने के लिए हम लोग लार्ज स्केल का यूज करते हैं। जब हम लार्ज स्केल का यूज करेंगे ऑब्वियस ही बात है वो कम एरिया को कवर कर रहा होगा। लार्ज स्केल हमेशा कम एरिया को कवर करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड इट इज दिस स्केलिंग इज डन फॉर दी मेकिंग ऑफ द प्लान फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बिल्डिंग बनाना है, उसका जो प्लान बनता है वो हम लोग लार्ज स्केल में बनाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक, दूसरी ओर अगर हम बात करें स्मॉल स्केल की, स्मॉल स्केल का मतलब क्या है, 10,000, कितना है सर, 10,000 मीटर। 10,000 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कितना है सर, 10,000 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
इसका मतलब बहुत बड़ी डिस्टेंस को मैं शो कर रहा हूं यहां पे। कहीं ना कहीं अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब यहां से इस स्केल को यूज करके जो भी मैं मैप बनाऊंगा वो बहुत सारे एरिया को कवर करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल स्केल है ये हम लोग यूज करते हैं मैप्स को बनाने के लिए। स्मॉल स्केल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? मैप को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि काफी बड़े एरिया को कवर करता है, जो कि काफी बड़े एरिया को कवर करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो लार्ज स्केल है ये हम लोग प्लान्स के लिए यूज करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कम फीचर्स होती हैं या कम चीजें यहां पे रिप्रेजेंट किया होता है। और जो स्मॉल स्केल है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स को हम लोग एक मैप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? स्मॉल स्केल मैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यार यस और नो? ठीक है। नाउ नोट पॉइंट आप देख सकते हैं, इन स्मॉल स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ, लाइक एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लार्ज स्केल में क्या हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यार सुनो, ये उल्टा तो नहीं लिख लिया है? सही लिखा है ना? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को, तो लार्ज स्केल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कन्वर्ट करके देख लो ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका ये हो गया है ना। नाउ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब जो भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्केल को, जो भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्केल की, तो ऑब्वियस सी बात है इंजीनियर स्केल। इंजीनियर स्केल की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिकेट किया जाता है बाय एन एग्जाम्पल, लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 मीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर इज 50 मीटर का मतलब क्या हो गया? जो भी हमने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर जो मैप पे है वो ग्राउंड पे जाएंगे तो कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 50 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जब भी आप कोई भी मैप देखोगे आपको स्केल दिया होगा, ऊपर दिख रहा है क्या? ऊपर दिख रहा है ना, ये स्केल दिया हुआ इस मैप का। यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 52 किलोमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर मैप के ऊपर आपको स्केल दे रखा होगा। अब इस स्केल के हेल्प से आप लोग एक काम करो, फिर अपने फुट्टे से नापना और फिर अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का। हर मैप के ऊपर आपको स्केल दिया होगा। अब जब भी कोई मैप आपके सामने आएगा सबसे पहले कोने में स्केल ढूंढना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलेगा, फिर फुट्टे से नाप लेना। ठीक। नाउ अब फर्दर स्केल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड योर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ वैल्यू जिसको हम लोग बोलते थे, ईडी में सबसे पहले आरएफ वैल्यू लिखते थे हम लोग, यस और नो? ऊपर बक्सा बना के ऐसे, याद आया कि नहीं आया? तो आरएफ वैल्यू लिखते थे, बस उसी की बात कर रहे हैं। तो आरएफ वैल्यू कहीं ना कहीं स्केल का ही एक तरीका है, स्केल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर 50 मीटर, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, आरएफ वैल्यू में आपको यूनिट्स को इक्वेट करना होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर, तो 50 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 100, तो 1 इज टू कितना सर? 1 इज टू 5000। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसी को हम लोग आरएफ वैल्यू बोलते हैं। अब यहां से आप लोग एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सर लार्जर स्केल होगा या स्मॉलर स्केल होगा, वो कौन बताएगा? वो आरएफ वैल्यू बताएगा। स्केल आपका लार्ज होगा या स्केल आपका स्मॉल होगा, कौन बताएगा आपका? आरएफ वैल्यू आपको बताती है कि स्केल विल बी लार्जर और स्केल विल बी स्मॉलर। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि कन्वर्ट करना है किलोमीटर के अंदर, मतलब 1 मीटर को किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर के अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर किलोमीटर, तो इस तरीके से हम लोग आरएफ वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है जी, बोलो यार सुनो। तो स्केल से रिगार्डिंग चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार। हाँ जी, ठीक है। लार्जर स्केल और स्मॉलर स्केल, इसको कौन डिफाइन करता है? आरएफ वैल्यू इसको डिफाइन करती है। क्लियर है बात? बोलो यार सुनो। नाउ तो जब भी हम लोग मैप बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्केल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम लोग मैप बनाते हैं स्केल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर टिपिकली अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सर किस किस टाइप के स्केल हमारे पास अवेलेबल है? तो सर एक तो प्लेन स्केल होता है, एक डायगोनल स्केल होता है, एक कॉर्ड स्केल होता है। 3 टाइप के स्केल होती हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और कॉर्ड स्केल। प्लेन स्केल क्या होता है? विद इन दिस इट इज पॉसिबल टू मेजर ओनली 2 डायमेंशंस। तो प्लेन स्केल से हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। डायगोनल स्केल से हम लोग जो है 3 डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। और कॉर्ड स्केल की बात करें तो
यूज टू मेजर एंड टू सेट आउट द एंगल विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे एंगल को सेट करने के काम आता है आपका कॉर्ड स्केल, ठीक है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प के बगैर अगर आप लोग एंगल को भी मेजर करना चाहते हैं या एंगल को भी डिफाइन करना चाहते हैं, वो हम लोग कॉर्ड स्केल से कर लेते हैं। तो 3 टाइप के स्केल है, प्लेन स्केल से सिर्फ 2 डायमेंशन, डायगोनल स्केल से 3 डायमेंशन, कॉर्ड स्केल से हम लोग जो है एंगल को सेट कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के मेजर स्केल आपको देखने को मिलता है। क्लियर है बात? नाउ अब अगर हम लोग बात करें तो सर जब भी हम लोग स्केल्स के बारे में बात करते हैं तो स्केल से हम लोग मेजर तो कर रहे हैं, चीज़ों को मेजर तो कर रहे हैं। अब जब भी हमारे एग्जैक्ट रिजल्ट के बारे में बात आती है कि सर किसी भी चीज़ का मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो अब क्या करेंगे? जब भी हमारे को एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को मेजर करने के लिए साथ में क्या करते हैं, एक सेकेंडरी हम लोग यूनिट, एक सेकेंडरी स्केल्स का भी हम लोग यूज करते हैं, प्राइमरी स्केल का भी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज योर व्हाट, वर्नियर स्केल। ठीक, दैट इज योर व्हाट, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल क्या है? वर्नियर स्केल इज मेंट फॉर मेजरिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो जो मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं उसको मेजर करने के लिए हमने वर्नियर स्केल हमने बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल क्या है दिक्कत, देखो जरा दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो सर ये हमारा एक स्केल था सर, दिस इज आवर स्केल, ठीक है। तो स्केल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दिस इज योर 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। क्लियर है जी? ऐसे ही होता है स्केल आपका, ऐसे ही होता है ना। अब देखो हम जानते हैं कि ये कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मान लो किसी चीज़ को मैं मेजर कर रहा हूँ, किसी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, रीडिंग क्या आ गई? रीडिंग आ गई फॉर एग्जांपल मान लो 1 सेंटीमीटर तो 1.1। अगर मान लो रीडिंग आ गई 1 सेंटीमीटर से आगे आ रहा है 1.1 के साथ आ गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यू कितनी लिखोगे? आप वैल्यू लिखोगे 1.1 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो किसी चीज़ को आप लोग मेजर कर रहे हो और यहाँ कहीं वो इंटरसेक्ट कर गया, अब वैल्यू क्या लिखोगे? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिखोगे? फंस गए ना, फंस गए ना। अब बोले ऐसे सुनो भैया, इसकी ही एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए ही आप लोग वर्नियर स्केल का यूज करते हो। टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस हम लोग वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। अब लिखो, पढ़ो जरा यहाँ पे क्या लिखा है। द वर्नियर स्केल इज मेंट फॉर द मेजरिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल का ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मेजर करने के लिए ही कहीं ना कहीं वर्नियर स्केल डिजाइन किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। अब ये तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, वर्नियर स्केल यूज करते हैं। अब वर्नियर स्केल को यूज करके हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे बताते हैं भाई? एनीवन कोई बता सकता है सर एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे बताते हैं? एग्जैक्ट जो मेजरमेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। एग्जैक्ट मेजरमेंट किसी भी चीज की कैसे होती है? मेन स्केल की रीडिंग आ गई, कितना मेजर किया था मेन स्केल में आपने? 1 सेंटीमीटर आपने मेजर किया था मेन स्केल पे। इसके बाद जो रीडिंग होगा वो किसका होगा? वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले रहे सुनो। अब बात करते हैं कि सर वर्नियर कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी वर्नियर होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है यहाँ से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम +2 से ही 10+2 से ही आप लोग जो है वर्नियर्स को देखते आ रहे हो अपने लैब्स में।
बोलो ऐसो नो, ये आपका वर्नियर स्केल है, ठीक। ऑब्वियसली बात है, स्क्रू होता है, ढीला होता है, फिर ऊपर वाला आपके पास ये मूव करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मेन स्केल है। ऊपर जो ये मूव कर रहा है वो कौन है? वर्नियर स्केल। ऊपर जो ये मूव कर रहा है कौन है? ये वर्नियर स्केल। किसी चीज को मेजर करने क्या करते हैं, खुल जाता था, इसके बीच में जगह होती थी, यहाँ पे प्लेस कर देते थे। फिर आप लोग देखते थे कि कौन सा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है। याद आया कि नहीं है? ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब वर्नियर में जो आपने यूज किया है दैट इज योर डायरेक्ट वर्नियर। कौन सा है आपका? डायरेक्ट वर्नियर। अब डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है सर? डायरेक्ट वर्नियर वो वर्नियर होता है जहां पे आपका जो कैलिब्रेशन है वो आपकी सेम डायरेक्शन में हुई रही होती है। मेन स्केल के सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट वर्नियर की कैलिब्रेशन हो रखी होती है। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा मेन स्केल है। इसका मतलब क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन स्केल है। मेन स्केल के ऊपर हमने वर्नियर स्केल को रखना है, जगह नहीं है यार, ठीक है। तो ये आपका मेन स्केल हो गया, 0 1 इस तरीके से, ठीक है। अब इसके ऊपर जो वर्नियर स्केल आप रखोगे, इसके ऊपर जो आपको वर्नियर स्केल रहेगा, दिस इज योर सेकेंडरी स्केल। हम लोग डायरेक्ट वर्नियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंडरी स्केल है, डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्नियर में जो कैलिब्रेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला सर? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला, ध्यान से देखना जरा। हमने ये बोला कि यहाँ पे जो वैल्यू है 0 1 ऐसे वैल्यू आपका चल रहा है। बोले अरे सुनो, तो एक काम करो, इसको ऐसे कर लेते हैं, काम कर लेते हैं इसको, जो जरा बात को, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, ऐसे रीडिंग है आपका मेन स्केल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 आप mm वाला अंदर चला हुआ है, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब इसके ऊपर आपने क्या रख दिया सर? इसके ऊपर आपका वर्नियर आ गया। इसके ऊपर क्या आ गया सर? आपका वर्नियर आ गया। अब वर्नियर में क्या है? वर्नियर में जो रीडिंग है, डायरेक्ट वर्नियर में जो रीडिंग है वो भी आपकी बिल्कुल ऐसी चलेगी। कैसे सर? यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है सर, और यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? सो ऑन। तो इस तरीके से जिस डायरेक्शन में मेन स्केल की रीडिंग है उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल की रीडिंग है। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वर्नियर। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वर्नियर। तो डायरेक्ट वर्नियर इज कैलिब्रेटेड इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ मेन स्केल। जिस डायरेक्शन में मेन स्केल की रीडिंग है उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल की रीडिंग है। ध्यान सुनो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार सुनो, ये आपका मेन स्केल है, दिस इज योर मेन स्केल, ठीक है सर, और सर ये आपका वर्नियर है, दिस इज योर वर्नियर स्केल, ठीक है। आई थिंक चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। बोले अरे सुनो, अब आप बोलोगे सर ये एक डिवीजन जो वर्नियर स्केल का मेन स्केल का है उससे आपने एक डिवीजन कम लगा रखा हुआ है, लगा आपको? सबको दिख रहा है ना? ठीक। ये खासियत है किसकी? डायरेक्ट वर्नियर की। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि जो एक यूनिट होता है वर्नियर स्केल का वो कम होता है किससे? मेन स्केल से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इज सो कंस्ट्रक्टेड दैट n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो सिंपल पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो। क्या है सिंपल पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज कैलिब्रेटेड in the same direction of मेन स्केल। मेन स्केल के सेम डायरेक्शन में कैलिब्रेट किया जाता है। दूसरा, जहां से आपको चीजें समझ में आ रही हैं, डायरेक्शन में सेम है। अच्छा यहाँ पे लिख रखा है ना, दूसरे भाषा में लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, बट सिंपल भाषा में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आसान भाषा आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या मैंने क्या बोला? 1 डिवीजन, यहाँ पे लिख लूँ,
यहाँ पे लिख लेते हैं ना, वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ग्रेटर देन 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल is greater than 1 division of वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन है और मेन स्केल का जो एक डिवीजन है उसमें फर्क है। वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन है, मेन स्केल का जो एक डिवीजन है, उसका उसमें फर्क है। जो भी डिफरेंस आता है उसी को हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। जो भी डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं सर? हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या बोला सर? मैंने ये बोला कि ये हमारा एक डिवीजन था, किसका? ध्यान सुना, ये हमारा एक डिवीजन है किसका सर? मेन स्केल का। मेन स्केल को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है सर? सर ये हमारा डिवीजन है, एक डिवीजन है किसका? वर्नियर स्केल का। दिस इज दी 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगर आप इस लाइन और इस लाइन की अगर हम बात करें तो इसके बीच में गैप नजर आ रहा है? बोले सुनो, ये जो गैप है ना सर, यही लिस्ट काउंट होता है। ये जो गैप है यही आपका लिस्ट काउंट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इसका मतलब अगर हम लोग लीस्ट काउंट के बारे में बात करें, इसका मतलब अगर हम लोग लीस्ट काउंट के बारे में बात करें तो क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब अगर हम लोग लीस्ट काउंट के बारे में बात करें तो क्या बोल सकते हैं? इसको थोड़ा सा यहाँ खिसकाते हैं, देखो जरा। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट होता है वो किसके बराबर होता है सर? एस माइनस वी के बराबर होता है। एस इज दी 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वी इज दी 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट किसके बराबर होगा सर? एस माइनस वी के बराबर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो डेल्टा क्या है आपका? लीस्ट काउंट। डेल्टा क्या है आपका? लीस्ट काउंट। नाउ अब पीछे आ जाओ, एक और क्या बोल रहा है, देखो जरा। क्या बोल रहा है? n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्या बोल रहा है? n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जैसे इधर आ जाओ, समझो ध्यान से। पहली बात तो ये क्लियर हो गया ना, एक डिवीजन क्या होगा सर? स्मॉल होगा। बोले अरे सो नो। अब जैसे जैसे स्केल आगे बढ़ेगा देखना जरा क्या होगा। इसका 3 यहां मिल गया, बोलो यार। हाँ जी, देखो जरा, 4 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, बोलो यार। 5 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, 6 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, बोलो। 7 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। 7 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। 4, 5, 6 और 7। क्या हो गया सर? यहाँ तक डिवीजन देखो जरा। मेन स्केल में कितना रीडिंग है? 6। वर्नियर स्केल में कितना रीडिंग है? डेफिनेशन ने क्या बोला? n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? वर्नियर स्केल में जो n डिवीजन है उससे एक कब करो वो मेन स्केल का डिवीजन होगा। वर्नियर स्केल में जो n डिवीजन है वो मेन स्केल के n माइनस 1 है कि नहीं है? बोलो यार सुनो। हाँ जी, यही बात हो कि नहीं हुई? क्या बोला इसने? डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, इधर आ जाओ। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बोलो भाई क्या बोला सर? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू हाउ मच? n माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मेन स्केल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से मैं वर्नियर स्केल की डिवीजन को निकाल सकता हूं। बोले यार सुनो, कितना आएगा v का वैल्यू?
n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू एस, और हम जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल्स टू एस माइनस वी, डेल्टा इज इक्वल्स टू एस माइनस वी। अगेन लीस्ट काउंट की बात करें तो हम जानते हैं सर कि जो लीस्ट काउंट होता है डेल्टा, दैट इज इक्वल्स टू एस माइनस वी। वी का वैल्यू लगाओ, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू एस माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाई एन इंटू एस। सॉल्व करो तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू एस बाई एन। लीस्ट काउंट कितना आएगा सर? एस बाई एन। एस क्या है? एस क्या है? मेन स्केल का एक डिवीजन, सही बात है। और एन क्या है? वर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। टोटल डिवीजन कितना है इसमें वर्नियर स्केल में, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल में यहाँ वर्नियर में कितना डिवीजन है टोटल? 7। अरे वेटिंग वाइड ये क्या बताएगा मेरे को? लिस्ट काउंट बताएगा। देखो तो लिस्ट काउंट कितना है सर? एस बाई एन। कहाँ से आया? ड्राइव करवा दिया। दूसरा एस क्या है? वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। वी क्या है? वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। अगेन एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो अरे सुनो, क्लियर बात? अच्छा रीडिंग कैसा लेते थे याद है? रीडिंग कैसे लेते थे याद है? कैसे लेते थे वर्नियर का यूज करके? सेम। तो इस तरीके से ही करते हैं हम लोग, याद है ना? कॉलेज में इस तरीके से ही करते हैं। ठीक है, जो भी डिवीजन मैच कर रहा है वो निकाल के लेके आता है ना? फिर जाके हम लोग चीज़ों को वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्नियर स्केल का यूज है। तो वर्नियर स्केल समझ में आया सबको? बोलो यार सुनो, क्यों यूज कर रहे हैं समझ में आया? लीस्ट काउंट कैसे निकालते हो समझ में आया? बेसिक डेफिनेशन क्या है समझ में आया? बोले सुनो, यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अगला, अगली टाइप का जो वर्नियर है वो क्या है सर? रेट्रोगेट वर्नियर। कौन सा वर्नियर सर आपका? रेट्रोगेट वर्नियर। अब देखो जरा, हमने क्या बोला था इससे पहले वाले में क्या बोला सर? जिस स्केल में मेन स्केल की रीडिंग है उसी स्केल में वर्नियर स्केल की रीडिंग है। इसमें होता है उल्टा, जिस स्केल में मेन स्केल की रीडिंग है उसके उल्टे डायरेक्शन में किसकी? वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल मेन स्केल इधर को चल रहा है तो वर्नियर स्केल आपका इधर को चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 0 1 2 3 इधर को है, इधर 0 के बाद 1 2 3 इधर को आएगा। इसी को बोलते हैं रेट्रोगेट वर्नियर। एक और चीज क्या होता है, क्या बोलता है? इट इज सो कंस्ट्रक्टेड दैट n प्लस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल्स टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वर्नियर स्केल का जो वन डिवीजन होता है वो इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन स्केल का डिवीजन। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? फॉर एग्जाम्पल सर ये लो वर्नियर स्केल, ब्लू से हम लोग वर्नियर स्केल बना रहे थे। अरे ज़्यादा छोटा हो गया, ये ब्लू हो गया आपका वर्नियर स्केल। चलो सर ये लो मेन स्केल, ठीक है जी, ये लिया मेन स्केल। अब देखो ध्यान से, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 1 2 3 इस तरीके से चलाते रहो आगे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इधर आओ, 0 1 2 3 इस तरीके से 1। अब देखो फर्क देखो, यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 इस डायरेक्शन में चल रहा है मेन स्केल। बोलो यार मेन स्केल। और ये आपका सर वर्नियर स्केल है, रेट्रोगेट वर्नियर। रेट्रोगेट वर्नियर 0 1 2 3 अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अच्छा दूसरा क्या बोला सर हमने कि सर ये जो वर्नियर का रीडिंग है V, एक डिवीजन इसका इतना है। अच्छा मेन स्केल का डिवीजन कितना है सर? मेन स्केल का डिवीजन ये है S। तो क्या डेफिनेशन निकला सर? वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज ग्रेटर देन वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये रेट्रोगेट वर्नियर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो n डिवीजन होगा वर्नियर स्केल का, दैट इज इक्वल टू कितना सर, n प्लस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। वहाँ कितना था, n-1। अगेन सॉल्व करोगे, सारी वैल्यू सॉल्व करोगे, लिस्ट काउंट उतना ही निकल के आएगा, s बाई n ही निकल के आएगा। आपको सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। बोलो यार सुनो, चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेट्रोगेट वर्नियर भी समझ में आ गया? यहाँ पे देखो जरा, इन रेट्रोगेट करनी है वर्नियर, वर्नियर स्केल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल इस डायरेक्शन में चल रहा है, वर्नियर स्केल इस डायरेक्शन में चल रहा है, लीस्ट काउंट सेम है। फर्दर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। उधर कितना था, n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ध्यान रखना है। इसके अलावा डबल वर्नियर, डबल वर्नियर में क्या होता है, कैलिब्रेशन दोनों तरफ होती है, इधर को भी होगा इधर को भी होगा, दोनों तरफ कैलिब्रेशन होगा। ये आपका जो जीरो मार्क है, इसके इधर और इधर दोनों तरफ आपका कैलिब्रेशन होता है, इसी को हम लोग डबल वर्नियर बोलते हैं। ठीक, तो इट इज यूज्ड व्हेन द ग्रेजुएशन ऑन द मेन स्केल आर नंबर्ड ऑन द बोथ डायरेक्शंस। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायरेक्शनल वर्नियर। तो दो डायरेक्ट वर्नियर का ही कॉम्बिनेशन होता है। किससे कॉम्बिनेशन होता है ये, दो डायरेक्ट वर्नियर का कॉम्बिनेशन होता है। डबल फोल्डेड वर्नियर, इट इज एम्प्लॉयड वेयर द लेंथ ऑफ द corresponding double vernier would be so great to make it is impractical। तो अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसको आप लोग डबल वर्नियर से मेजर नहीं कर पा रहे, तो डबल फोल्डेड वर्नियर भी आप लोग यूज़ करते हैं। एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड मतलब वर्नियर का मतलब क्या हो गया, इट इज एन एक्सटेंडेड वर्नियर, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। एक्सटेंडेड वर्नियर का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंडेड वर्नियर का मतलब हो गया काफी लंबा वर्नियर होगा आपका, एक्सटेंड काफी ज्यादा किया होता है, सच दैट कि 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का कितना डिवीजन, 2n-1, n-1 नहीं, 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितने डिवीजन में होगा सर, n डिवीजन में डिवाइड होगा, किसके अंदर, वर्नियर के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज इक्वल टू कितना सर, 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसके बराबर होता है किसके केस में, एक्सटेंडेड वर्नियर के केस में। तो दीज आर सम वर्नियर स्केल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रिसाइज रीडिंग। तो प्रिसाइज मेजरमेंट या प्रिसाइज रीडिंग के लिए हम लोग इन वर्नियर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रिसाइज रीडिंग और प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम लोग इन वर्नियर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है, बोलो यार सुनो। चलिए तो यहाँ तक लिखिए फटाफट से। तो ये आपके हो गए मेजरमेंट।